हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, जैसा कि पता है कि हमारा और आपका ये जो नया सिलसिला है, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं हिंदी के बारे में, यानी जो हमारा सुपर टेट का एग्जाम आने वाला है, आगामी है, लेखपाल है, तो इसके लिए विशेष हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की हैं। अगर आप इस मतलब हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा हिंदी की तैयारी करते हैं तो यहाँ से हम पूरी कोशिश हमारी यही रहती है कि चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें हिंदी आती है तो 100% आपका 100% यानी अगर आपका 20 नंबर का हिंदी का पेपर है तो उसमें 20 में से 20 आना कह सकते हैं अनिवार्य है, क्योंकि अगर इससे कम आते हैं तो भाई हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है। ठीक है, चलिए भाई, तो जो साथी हमारे लाइव आ चुके हैं फटाफट कमेंट कर दें। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है और कई साथी लाइव भी आ चुके हैं। तो कल साथियों हमने चर्चा की थी स्वर पर, यानी कल हमने अपना स्वर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन पर। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन पर। कल व्यंजन को स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन के विभाजन के विषय में। यानी अगर हम बात करें साथियों, व्यंजन कहते किसे हैं, तो आप क्या कहोगे? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। क्या कहेंगे? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है। दूसरा हमें पॉइंट क्या याद रखना है कि व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? अर्ध मात्रा होती है। कितनी होती है? अर्ध मात्रा यानी आधी मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है साथियों? आधी मात्रा होती है। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या है कि स्वर रहित व्यंजन अगर है तो क्या लगा होगा साथियों? हलंत का प्रयोग होगा। अगर स्वर रहित व्यंजन है तो क्या होगा? हलंत का प्रयोग होगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर लिखा है राम तो इसका मतलब माँ आधा है। अगर यहाँ लिखा हो रमन तो इसका मतलब ना आधा है। अगर यहाँ पर लिखा हो कमल तो इसका मतलब ला आधा है। अगर यहाँ पर लिखा है ब्याल तो इसका मतलब क्या है? ला आधा है। आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी वर्ण के साथ हलंत लगा है तो इसका मतलब है कि इसके साथ स्वर नहीं है। इसका अर्थ है कि इसके साथ स्वर नहीं है। तो स्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने के लिए साथियों वर्ण के साथ हलंत लगा होता है। क्या लगा होता है? वर्ण के साथ हलंत का प्रयोग होता है। क्लियर? एनी डाउट? यहां तक हम आपको कल बता दिए थे। आज हम बात करेंगे व्यंजन के विभाजन के आधार। क्या बात करेंगे? व्यंजन के विभाजन के आधार। ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, जब व्यंजन के विभाजन के आधार के विषय में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। ठीक है। उच्चारण का मतलब होता है उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा साथियों हम बात करेंगे प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर। ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे साथियों घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर। और चौथा प्रकार जिससे कि बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं वो आते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर।
हम इनमें से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने लगातार देखा होगा कि पेपर में प्रश्न पूछ देता है अल्प प्राण है महाप्राण, तो ये विभाजन प्राणत्व के आधार पर है। अगर हम बात करें घोष या अघोष की, तो ये घोषत्व के आधार पर है। अगर हम बात करें उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, तो साथियों ये विभाजन 8 प्रकार का है। घोषत्व के आधार पर ये विभाजन 2 प्रकार का है। प्राणत्व के आधार पर ये विभाजन 2 प्रकार का है, और उच्चारण स्थान के आधार पर बात करें तो ये विभाजन 3 प्रकार का है। ये विभाजन 3 प्रकार का है। तो एक बार सभी साथियों वेरी वेरी गुड इवनिंग। संध्या राजपूत, त्यागी सोनम जी, सोना पाल, संध्या राजपूत, स्टार रॉकी, निकिता तिवारी, कोमल साहू, अमृता शुक्ला, जिया राणा, शालिनी, निधि शर्मा, कोमल साहू, पूनम राजभर, कोई बात नहीं बच्चा, शालिनी मौर्य, वंदना प्रजापति, जिंदगी एक जंग, भाई जिंदगी एक जंग अपना नाम भी बता दो, दीपजीत प्रजापति। चलिए भाई वेरी वेरी गुड इवनिंग, कोई बात नहीं। चलिए यहां पर हम देखते हैं, तो साथियों अगर हम बात करें सबसे पहला जो हम डिवाइडेशन बात करने वाले, आगे डिटेल से करेंगे, पहले यहां थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम उच्चारण स्थान के बात करें तो व्यंजन वर्गों को 3 वर्ण, व्यंजन वर्ग को या व्यंजन वर्ण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्पर्शी, सबसे पहला कौन सा है साथियों? सबसे पहला है आपका स्पर्शी, ठीक है। दूसरा है आपका अंतःस्थ, दूसरा है अंतःस्थ, और तीसरा है साथियों ऊष्म, ठीक है। यानी अगर कभी पूछा जाए उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भाग हैं, तो आप कहोगे स्पर्शी, अंतःस्थ और ऊष्म, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये विभाजन 3 प्रकार से है, ठीक है। जिन वर्णों को बोलने में हमारा अलग अलग उच्चारण स्थान को जीभ छूती है, उसको हम साथियों क्या कहते हैं? स्पर्शी कहते हैं। जिनके उच्चारण में वर्ण हमारे अंदर ही बने रहते हैं, उनको अंतःस्थ कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, ऊष्म कहलाते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राणत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है साथियों अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। क्या है? एक तो है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। देखिए यहां पर प्राण लिखा है ना, तो यहां भी प्राण, यहां भी प्राण। ठीक वैसे ही अगर घोष की बात करें तो इसमें भी 2 भाग हैं। कौन कौन सा? एक तो साथियों है सघोष, एक है सघोष और दूसरा है अघोष। कौन है? एक तो सघोष है और दूसरा अघोष है। घोषत्व के आधार पर 2 भाग होते हैं, सघोष और अघोष, सघोष और अघोष। अब बात करते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। भाई 9 भाग होते हैं और 9 के विषय में हम बताएंगे, सॉरी 8 होते हैं, 9 कह गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले साथियों आता है, सबसे पहले आता है स्पर्श, स्पर्श, सबसे पहले आता है स्पर्श संघर्षी, दूसरा आता है संघर्षी, ठीक है। सबसे पहले आता है स्पर्श, फिर आता है स्पर्श संघर्षी, सॉरी स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, ठीक है। तीसरा आता है साथियों नासिक की, ठीक है। क्या आता है? गलत हो गया, एक सेकंड देख लेते हैं। इरेजर,
चलिए, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अगर हम बात करें तो कितने भाग हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है स्पर्शी। कौन आता है? स्पर्शी आता है। दूसरा साथियों क्या आता है? स्पर्श संघर्षी। क्या आता है? स्पर्श संघर्षी। तीसरा आता है संघर्षी। क्या आता है? संघर्षी आता है। चौथा साथियों आता है, ध्यान दीजिएगा, चौथा आता है नासिक्य। चौथा आता है नासिक्य। ठीक है, आगे और भी बताएंगे। यहाँ पर 4 है। तो पहला है स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, नासिक्य, अर्धस्वर उत्क्षिप्त, अर्धस्वर उत्क्षिप्त, लुंठित या पार्श्विक और प्रकंपित। पार्श्विक और प्रकंपित। ठीक है, तो कितने भाग हो गए? आपके 8 भाग हो गए। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, अगर उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पूछा जाए तो क्या होगा? स्पर्शी होगा। क्या होगा? स्पर्शी होगा। ठीक है, और अगर बात करें दूसरा स्पर्श संघर्षी होगा, संघर्षी होगा। अब हाँ, यहाँ पर देखते हैं एक छोटी सी और बात याद रखना। यहाँ पर देखिए एक गलती हमसे भी हो गई। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? स्पर्शी लिख दिया। यहाँ पर स्पर्शी की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमें याद रखना है स्पर्श रहेगा। क्या रहेगा? स्पर्श रहेगा। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, नासिक्य, उत्क्षिप्त, अर्धस्वर, पार्श्विक, प्रकंपित। पार्श्विक, प्रकंपित। ठीक है भाई, अभी सब लिखाएंगे, परेशान नहीं हो, सब लिखाएंगे। परेशान होने की साथियों आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि व्यंजन के विभाजन के आधार क्या है। तो आगे इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, डिटेल में बताएंगे आपको। तो चलते हैं, क्या सबसे पहले बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे साथियों मात्रा या उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले बात करने वाले हैं मात्रा या उच्चारण स्थान के आधार पर। मात्रा या उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, कितने भाग थे? जल्दी से बताइए कितने प्रकार थे? तो आप कहोगे मैम आपने 3 बताए थे। सबसे पहले स्पर्श, दूसरा अंतःस्थ, तीसरा ऊष्म। ठीक, ऊष्म। अब यहां पर कहता है कि उच्चारण स्थान, क्या कहता है? उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण मतलब बोलने का स्थान इन वर्णों का समान रहता है, इसीलिए साथियों इनको क्या कहते हैं? स्पर्श। इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन पर। किस पर? स्पर्श व्यंजन पर। यहाँ पर स्पर्श का अर्थ होता है, स्पर्श का अर्थ क्या होता है साथियों? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुंह के अलग अलग भागों को छूती है, यानी हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ अलग अलग भागों को स्पर्श करे, वो साथियों क्या कहलाती है? वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वह हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में हमने क्या देखा? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, छूती है, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है। थोड़ा बदल देते हैं इसको, कुल संख्या ना लिखा के आपको आसान भाषा में लिखाते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि मैम जी आप ये बताइए कि जीभ हमारे किन किन भागों को छूती है। क्या को पूछोगे? आप कहोगे कि जीभ किन किन भागों को छूती है, तो भाई हम ये कहेंगे कि छूने के लिए आपको हमें कुछ देना पड़ेगा।
हम आपको इस प्रश्न का आंसर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? रिश्वत देनी पड़ेगी। बताओ देंगे आप? जल्दी से बताओ भाई, आपको क्या देनी पड़ेगी? हमको भाई रिश्वत देनी पड़ेगी। हम जानते हैं आप लोग रिश्वत नहीं देने वाले हो, है ना? आप लोग रिश्वत नहीं देने वाले हो, ईमानदार हो, ईमानदार हो। खैर कोई बात नहीं, मत दो। यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछा जाए, पहले बात ये पूछेगा नहीं, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को रट लीजिए। अगर पूछा जाए किन किन भागों को स्पर्श करती है, तो भैया याद रखना KTM 2। बस हम यही आपसे रिश्वत मांग रहे थे, क्या? KTM 2। यानी यहाँ पर आप याद रखना है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? किन किन भागों को स्पर्श करती है? तो हमारे प्यारे साथियों KTM 2 को स्पर्श करती है। यानी कंठ को स्पर्श करती है, तालु को स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, दंत को स्पर्श करती है, और साथियों ओष्ठ को स्पर्श करती है। इतने भागों को स्पर्श करती है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? KTM 2। अच्छा, रिश्वत पहले दे दिया शेयर करके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे लिए आपकी वही रिश्वत है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कह रहा है KTM 2। हम रिश्वत लेते नहीं है ना देते हैं, ठीक है? ये तो आपका प्यार है, ठीक है, जो आप शेयर कर देते हैं आने से पहले। तो यहाँ पर क्या है? KTM 2। KTM 2 का मतलब क्या है? इतने भागों को स्पर्श करते हैं वर्ण, इतने भागों को स्पर्श करती है हमारी जीभ, इसीलिए इतने जो ये उच्चारण स्थान है, ये साथियों किसमें आ जाते हैं? स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। क्लियर? अब इसको आप ज्यादा न सीख के सिर्फ ये याद रखना कि अगर कभी पूछा जाए, इनके अलग अलग वर्ग भी हैं। यानी का वर्ग हमारा कंठ से बोला जाता है। 5 वर्ण आते हैं, कौन कौन से? का, खा, गा, घा। अभी सारे पढ़ा रहे हैं, फिर हम आपको जुगाड़ भी इसकी और बताएंगे। आगे देखिए, अगर फिर इसके बाद करें, का वर्ग के बाद क्या आता है साथियों? चा वर्ग आता है। चा वर्ग के बाद ता वर्ग आता है। ता वर्ग के बाद ता वर्ग आता है, और ता वर्ग के बाद साथियों पा वर्ग आता है। ठीक है? तो पूछा जाए चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आप क्या कहोगे? चा, छा, जा, झा, उमा। टा वर्ग का पूछा जाए तो टा वर्ग के कौन कौन से होंगे? टा वर्ग का हो जाएगा टा, ठा, डा, ढा, अणा। ठीक है, फिर आ जाइए आगे बात करते हैं। अगर साथियों पूछा जाए ता वर्ग के, तो आप क्या कहोगे? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा जाए पा वर्ग का, पा वर्ग का पूछा जाए तो क्या कहोगे? पा, फा, बा, भा, मा। क्लियर? अब जो बताने वाले हैं उसको बहुत गौर से देखना। यानी का वर्ग में साथियों 5 वर्ण हैं, चा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, टा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, ता वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, और पा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। ठीक है, ये बनेगा आपका। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? कि जो पंचम वर्ण होता है, ये जो पंचम वर्ण होता है, वो साथियों कहां से बोला जाता है? वह बोला जाता है, यानी जो पंचम वर्ण होता है वो कहां से बोला जाता है? नासिका से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? नासिका से बोला जाता है। सुपर टेट का एग्जाम है, एक पॉइंट और यहां पर लेते चलना। अगर कभी पूछा जाए इंज्ञा का उच्चारण स्थान, कभी पूछा जाए इंज्ञा का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, आंसर दीजिए। आप क्या क्या आंसर देंगे? इंज्ञा का उच्चारण स्थान बताइए, आप क्या क्या आंसर देंगे? फटाफट बताइए, क्या क्या आंसर देंगे? पंचम नासिका, 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 नासिका।
वेरी गुड, सभी का नासिका आया है। लेकिन साथियों एक पॉइंट आप याद रखना, वैसे इंज्ञा का उच्चारण स्थान कंठ भी है, ठीक है, इंज्ञा का उच्चारण स्थान आपका नासिका भी है। तो अगर कभी ऑप्शन में कंठ पड़ा है या नासिका पड़ा है या कंठ प्लस नासिका पड़ा है, तो आप कौन सा विकल्प सही लगाओगे? कौन सा विकल्प सही लगाओगे? या यहां पर नीचे लिखा है तीनों, तीनों, तो कौन सा विकल्प लगाओगे? बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। साथियों अगर कभी इंज्ञा का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो 100% नाक से बोला जाता है और 100% कंठ भी बोला जाता है। तो जब इंज्ञा का उच्चारण पूछा जाए तो ऑप्शन में कंठ भी है, नासिका भी है, कंठ नासिका भी है, तीनों भी है। तो साथियों राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? कंठ प्लस नासिका। क्या जाएगा? कंठ प्लस नासिका जाएगा, कंठ प्लस नासिका जाएगा। वेरी गुड, कंठ प्लस नासिका जाएगा। बाकी के साथ भी यही होगा, बाकी के साथ भी यही होगा। क्या होगा? अगर साथियों पूछा वहां का उच्चारण स्थान, वहां का उच्चारण स्थान, तो क्या हो जाएगा? तालु प्लस नासिका। क्या होगा? तालु प्लस नासिका। अगर कभी पूछा जाए ण का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? मूर्धा प्लस नासिका। क्या कहोगे? मूर्धा प्लस नासिका, ठीक है। अगर कभी पूछा जाए दाथा दाधा ना का उच्चारण स्थान, ना का उच्चारण स्थान, तो यहां पर आप क्या कहोगे? के टी एम डो, डो डो मतलब दंत प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका। अगर आपसे पूछा जाए मां का उच्चारण स्थान, मां का उच्चारण स्थान, तो आप क्या कहोगे? ओष्ठ प्लस नासिका, ओष्ठ प्लस नासिका, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। लेकिन अगर ऑप्शन में कंठ प्लस नासिका नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, तो राइट विकल्प हमारा ये जाएगा। अगर ऑप्शन में ये वाला विकल्प अगर नहीं है, तो आप नासिका को टिक लगाओगे, तो आप नासिका को टिक लगाओगे। अच्छा, ऑफलाइन हमने बंद कर दी है, हमारे पास समय नहीं था, इसीलिए हमने ऑफलाइन बंद कर दी है। ठीक है, अब ऑनलाइन ही चल रहा है, समय नहीं था। इस जो आपकी विशेष क्लास स्टार्ट की है, इसके लिए हमें नाइट में 2 आवर देर, मतलब पहले जो हम सोते थे ना, तो हमको 2 घंटे ज्यादा सोने को मिलता था। लेकिन अब इस क्लास को जब से स्टार्ट किया है, 2 घंटे कम हमारी नींद हो गई है, ठीक है। इसी वजह से क्लास आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन हमने सोचा सुपर टेट आने वाला है, तो हिंदी स्टार्ट कर ली जाए, क्योंकि कहीं से भी हम मिस्टेक अपनी नहीं छोड़ना चाहते हैं। चलिए भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मात्रा या उच्चारण स्थान के आधार पर साथियों पहला स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ अलग अलग भागों को स्पर्श करे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। के टी एम डी ओ, ये है हमारी रिश्वत, ठीक है। यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, इसी के थ्रू हम आपको पूरा का पूरा वर्णमाला का उच्चारण स्थान सिखा देंगे। आप सब सीखे हुए हो, क्योंकि बहुत पहले से हमसे पढ़ रहे हो, सबको पता है। यहां तक आपने सीख लिया। यानी अगर कभी पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे? 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं, है ना। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है, अर्थात साथियों कितना होगा? यहाँ पर आपकी संख्या कितनी आ गई? 25 आ गई। नहीं, तीनों नहीं होगा बच्चा, तीनों ऑप्शन में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर तीनों ऑप्शन में दिए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ कंठ प्लस नासिका करोगे। क्या करोगे?
कंठ प्लस नासिका करोगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें बता रहे, परेशान नहीं होइए। तो अगर साथियों कभी आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ये आपके 25 हो गए, और दो और हैं आपके, कौन कौन से, डा और ढा। इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 27 वर्ण हो जाते हैं। कितने होते हैं, 27 वर्ण हो जाते हैं। व्यंजन की संख्या 27 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मोबाइल इधर रख लेते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई। अगर कभी पूछा स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे, 27 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 27 वर्ण होते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा पॉइंट होगा अंतःस्थ। क्या होगा, अंतःस्थ। अब अंतः मतलब होता है अंदर, अंतः मतलब अंदर, स्था मतलब होता है स्थित। क्या होता है, स्था का अर्थ होता है स्थित। जब हम वर्णों को बोलते हैं, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो ये वर्ण जो होते हैं वो हमारे मुख के अंदर ही रहते हैं। कहने का अर्थ है, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, बहुत तेज साउंड के साथ करते हैं, तो भी ये वर्ण हमारे मुख के अंदर ही बने रहते हैं, बहुत तेज नहीं उच्चारण होता है, इसीलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अगर पूछा जाए इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या साथियों 4 है। कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वा। क्या है, या, रा, ला, वा। जुगाड़ क्या थी भाई, जल्दी से बताइए, हमारी रिश्वत क्या थी, जल्दी से बताइए, हमने आपसे रिश्वत क्या मांगी थी, हमने आपसे रिश्वत क्या मांगी थी। तो आप कहोगे KTM दो। तो हमेशा याद रखना साथियों, के को छोड़ देना, TMDO। ये जो वाह है ना, वाह, इसको याद रखना, इसको साथियों दंतोष्ठ कहते हैं। दांत प्लस ओंठ से बोला जाता है, यानी अगर हम बात करें, बोलिए आप वाह, वाह, तो जो ऊपर वाले दांत होते हैं वो नीचे वाले ओंठ पे होते हैं, यानी दांत का क्या होता है, ऊपरी दांत होता है, और साथियों निचला ओंठ होता है। क्या होता है, निचला ओंठ होता है। तो हम कह सकते हैं अंतःस्थ वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जो वर्ण अंदर ही स्थित रहते हैं उनको अंतःस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। साथियों इसके लिए जुगाड़ आपको क्या सेट करनी है, KTM 2 सेट करनी है, के को आपको छोड़ देना, बाकी यारा लावा समझ लिए होंगे, TMD ओ दंतोष्ठ होगा, ओ दंतोष्ठ होगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया, यानी अंतःस्थ भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं साथियों तीसरी तरफ, जिसको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। जब बात ऊष्म वर्ण की आए, तो ऊष्म किसे कहते हैं साथियों, ऊष्म कहते हैं गर्म को। ऊष्म किसको कहते हैं, गर्म को कहते हैं। तो यहां पर याद रखना, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक घर्षण से गर्म वायु निष्कासित होती है, गर्म वायु निष्कासित होती है। इसीलिए साथियों इन वर्णों को क्या कहते हैं, इन वर्णों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं, इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। कभी अगर पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, शा, खा, शा, हा। कौन सी है, शा, खा, सा, हा। ठीक है, वही यहां पर करना है। हमने आपको क्या बताया है, KTMD। अब ये हा को उठा के आगे लिख लीजिए। तो साथियों ये इनका उच्चारण स्थान हो गया, ये इनका उच्चारण स्थान हो गया। क्लियर, कोई डाउट?
किसी कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। शाह। उच्चारण स्थान के लिए आपको क्या याद रखना है? KTMDO याद रखना है। उसी तरह से हमने बता दिया कि जैसे ऊपर किया था ना, ऊपर क्या किया था, पहला के छोड़ दिया था, तो वैसे ही TMD। ठीक है, बाकी याद करिए कल हमने आपको आहा बताया था, आहा बताया था हमने। यहाँ पर आपको बताया था कि ये दो वर्ण से मिलकर बनेगा, साउंड दो वर्ण का निकलता है, आ और हा का। आ का उच्चारण स्थान भी कंठ होगा, हा का उच्चारण स्थान भी कंठ होगा, इसीलिए साथियों आहा का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है, कंठ होता है। तो यहाँ पर आपने उच्चारण स्थान के लिए देख लिया कि उच्चारण स्थान की बात करें तो कितने होते हैं? 3 भागों में डिवाइड किए गए। कितने? 3 भागों में डिवाइड किए गए। पहला 27 थे, दूसरे में 4 थे, फिर 4 थे। आप जोड़ सकते हो, 7 4 11, 11 और 4 15 यानी 5, हासिल 1 हो गया, 2 1 3। यानी अगर पूछा जाए व्यंजन वर्ण कितने हैं तो आप क्या कहोगे? व्यंजन वर्ण 35 होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? वाचन के आधार पर बताइए, वाचन के आधार पर, बोलने के आधार पर हमने व्यंजन 35 बताए थे और स्वर आपको 10 बताए थे। बताए थे कि नहीं? इसी आधार पर वाचन की संख्या कितनी थी? 45 थी। थी कि नहीं थी मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट करें, थी कि नहीं थी? हाँ भाई, कल भी क्लास हुई थी। पर डे अब यहाँ पर आपको पर डे यहाँ पर आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, पर डे हिंदी की क्लास मिलेगी। जबरदस्त हिंदी तैयार कराएंगे। ठीक है, तो बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं दूसरी तरफ, चलते हैं, यानी जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको साथियों कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। साथियों जब संयुक्त व्यंजन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जब संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसको व्यंजन के आधार पर बांटा नहीं गया। इसको व्यंजन के आधार पर बांटा नहीं गया। क्यों? क्योंकि संयुक्त है, मिला हुआ। संयुक्त मतलब मिला हुआ, व्यंजन मतलब व्यंजन वर्ण, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, व्यंजन मतलब व्यंजन, यानी जुड़े हुए, जुड़े हुए व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं मिले हुए व्यंजन, यानी जब दो व्यंजन वर्ण मिले होते हैं आपस में तो वहां पर साथियों संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे बात करें संयुक्त अक्षर, तो जहां पर संयुक्त अक्षर का मतलब है मिला हुआ अक्षर। संयुक्त स्वर, मिले हुए स्वर। ठीक है, संयुक्त वाक्य, मिले हुए वाक्य। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर संयुक्त की जहां पर बात आ जाए तो संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए। संयुक्त का मतलब जुड़े हुए, और व्यंजन का अर्थ होगा व्यंजन, यानी जहां पर दो व्यंजन वर्ण जोड़ दिए जाएं तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? तो आप क्या कहोगे? छ, त्र, ज्ञ और स्र। संख्या कितनी होती है साथियों? 4 होती है। वर्ण कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। क्लियर? क्या भाई नहीं लिख पाए सोना? तो यहाँ पर क्या है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? छ, त्र, ज्ञ, स्र। क्लियर? अब सबसे पहले बात करते हैं कि छा जो है वो कितने वर्णों से मिला है? तो भैया जुड़े हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है, यानी वर्ण एक से अधिक है। तो छा की बात करें तो छा किससे मिलकर बना होता है? का प्लस खा से। किससे मिलकर बना होता है? का प्लस खा से। ठीक है, एक प्रश्न और भी बनता है, एक प्रश्न और भी बनता है। अगर पूछ दिया जाए, अगर आपको छ वर्ण ढूंढना है, अगर आपको छ वर्ण ढूंढना है तो आप डिक्शनरी में कहां ढूंढोगे?
तो आप डिक्शनरी में कहाँ ढूंढोगे? तो आप क्या कहोगे? का के बाद। छा को कहाँ ढूंढोगे? का के बाद। प्रश्न पूछा जाता है कि छा का क्रम किसके बाद आता है? तो का के बाद छा का क्रम आता है। का के बाद छा का क्रम आता है। क्यों? क्योंकि छा दो वर्णों से मिलकर बनता है, का और खा से। अगर आपको, जैसे छत्रक, छत्रक शब्द है, अगर आप छत्रक शब्द की हिंदी आपको पता करनी है, छत्रक शब्द का हिंदी शब्द पता करना है, हिंदी शब्द है, लेकिन और छत्रक शब्द का अर्थ क्या होता है, अगर ये आपको पता करना है तो आप कहाँ ढूंढोगे? जहां पर का वर्ण खत्म हो जाए और खा शुरू होने वाला हो, उसके बीच में आप क्या ढूंढोगे? छा वर्ण ढूंढोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा त्रा। त्रा वर्ण भी दो वर्णों से मिलकर बना है। एक तो साथियों ता है और दूसरा क्या है? दूसरा रा है। एक तो ता और दूसरा रा, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या बन गया? त्रा बन गया। क्या बना? त्रा बन गया। तो त्रा को हम कहाँ ढूंढेंगे? तो आप क्या कहोगे? ता के बाद। ता के बाद त्रा का क्रम। ठीक है, ता के बाद त्रा का क्रम। याद रखना, पहले वाला वर्ण हमेशा आधा रहेगा, पहले वाला वर्ण हमेशा आधा रहेगा, पहले वाला वर्ण हमेशा आधा रहेगा, ये बात याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं साथियों ज्ञा की। किसकी? ज्ञा की। ज्ञा भी दो वर्णों से मिलकर बना है। पहला है आपका जा और दूसरा वर्ण है आ। दूसरा वर्ण है आ, यानी ज्ञा दो वर्णों से मिलकर बना है, जहां पर पहला वर्ण है आपका जा और दूसरा वर्ण है साथियों वा। दूसरा वर्ण है वा। ठीक है, कभी पूछा जाए कि ज्ञा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो आप क्या कहोगे? जा के बाद। जा के बाद वहां का क्रम आएगा। जा के बाद वहां का क्रम, सॉरी, जा के बाद ज्ञा का क्रम आएगा। ठीक है, जा के बाद वहां का क्रम आएगा। देखिए ये गलती हो गई यहाँ पर, और वही बोल भी रहे हैं। जा के बाद किसका क्रम आएगा? तो आप क्या कहोगे? जा के बाद ज्ञा का क्रम आएगा। ठीक है, जा के बाद ज्ञा का क्रम आएगा। अगला है साथियों श्रा। श्रा भी दो वर्णों से मिलकर बना है, शा प्लस रा। किससे मिलकर बना है? शा प्लस रा। यानी अगर हमको ढूंढना है श्रा, तो हम कहाँ ढूंढेंगे? शा के बाद। कहां पर ढूंढेंगे? शा के बाद। क्लियर? कोई बात नहीं बच्चा, इतनी जल्दी अभी 100 नहीं पहुंचेंगे। कोई बात नहीं, हमको इतनी जल्दबाजी भी नहीं है, आराम से पढ़ो। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते रहो, शेयर करते रहो, जिससे जो हमारी बाकी साथी हैं, क्योंकि कई साथियों को तो पता भी नहीं है कि हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उन तक ये बात पहुंचा दो कि हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो उनके मजबूत हो ही रहे, हिंदी की भी क्लास अगर उनको मिलने लगे तो उनका भी थोड़ा भला हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा? संयुक्त व्यंजन पढ़ लिया। ध्यान दीजिएगा, फिर से थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, फटाफट रिवाइज कराते हैं। अगर बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो आप क्या कहोगे? फटाफट आंसर करिए, हम देख नहीं रहे हैं लेकिन ईमानदार बनिए। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो आप क्या कहोगे? 3 भागों में। पहला स्पर्श, दूसरा अंतःस्थ, तीसरा ऊष्म। आपने कभी एक बात गौर की है कि हम पहले भी लिखते हैं और बाद में जब आपको रिवीजन कराते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, क्यों? हम चाहे तो वही जो पीछे लिखा है उसको बैक करके आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप इससे ये सीखे कि जितना साथियों आप मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपका बढ़िया आएगा, उतना अच्छा आएगा। और ये सब हम आपके लिए करते हैं। ठीक है, इससे हमें तो वैसे भी रट गया है भाई, चाहे आप कैसे भी पूछो। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। अब कभी पूछा जाए कि स्पर्श वर्ण किसे कहते हो, तो आप क्या कहोगे? कि जब हमारी जीभ
मुख के अलग अलग भागों को, मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करे या छुए तो वो हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही। अब आप भाई ये बताओ कि स्पर्श वर्णों के लिए कितने वर्ग हैं? तो आपने क्या कहा, 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, अर्थात साथियों संख्या इनकी 25 हो गई। और 2 वर्ण हमारे छिपे हुए रहते हैं, अर्थात इनकी संख्या कितनी हो गई, 27 हो गई। कितनी हो गई, 27 हो गई। अब दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछ लिया कि 5 वर्ग कौन कौन से हैं। क्या पूछा, 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो आपने क्या कहा, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है, और पा वर्ग है। बहुत अच्छा। अब हमने आपसे एक बात और कह दी, उच्चारण स्थान बता दो, तो आपने कह दिया KTM 2। बस स्पर्श व्यंजन आपके कंप्लीट हो गए, स्पर्श व्यंजन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, हमारी असली मेहनत तो बच्चा उसी दिन रंग लाएगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, उस दिन रियल में मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, उस दिन आप कह सकते हो, उस दिन हम कहेंगे हाँ हमने मेहनत की जो आप सफल हुए। उस दिन हम कहेंगे हाँ हमारे साथ आपने भी मेहनत की जो आप सफल हुए। यहाँ पर हमसे ज्यादा आपकी मेहनत है, क्योंकि आप मेहनत करके पढ़ते हैं। बाकी भी चैनल है, लोग देखो कैसे बतियाते रहते हैं। ठीक है, जब देखते हैं तो कुछ बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करें, अपना अपना स्वभाव है। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा किससे कहते हैं। दूसरा कहते हैं अंतःस्था, यानी जो वर्ण अंदर स्थिर बने रहे, अंदर स्थित रहे, उनको अंतःस्था कहते हैं। इनकी संख्या साथियों कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, यारा लावा। ठीक है, तो के हम आगे छोड़ देंगे, TMD। ठीक है, KTM 2 कहते हैं ना। और वा में आपको याद रखना है दंत और ओष्ठ, DO। ठीक है, DO। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं ऊष्म वर्ण की। ऊष्म वर्ण की बात करें, ऊष्म को गर्म कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने में मुख से गर्म वायु निष्कासित हो, साथियों क्या कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, शा, खा, सा, हा। कौन कौन से होते हैं, सा, खा, सा, हा। हा के नीचे लिख दो के, बाकी TMD। क्लियर, उच्चारण स्थान के आधार पर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं संयुक्त वर्ण की भी बात करते हैं। छ किससे मिलकर बनता है, का प्लस खा से। त्रा किससे मिलकर बनता है, ता प्लस रा से। ज्ञा किससे मिलकर बनता है, जा प्लस वा से। त्रा किससे मिलकर बनता है, तो आप कहोगे सा प्लस रा से। अगर इन वर्णों को आपको ढूंढना है तो किनके बाद ढूंढोगे, इनके बाद ढूंढोगे, इनके बाद इनका क्रम आएगा। क्लियर, तो आज के लिए साथियों इतना है। आप एक बार कमेंट कर दें और आप सभी दूसरे अपने साथियों को भी शेयर कर दिया करें भाई, जिससे उन तक ये मेरी बात पहुंच पाए, वो लोग भी क्लास के साथ जुड़ पाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। अब जो अगली क्लास होगी वो हमारी बहुत फास्ट होगी। क्यों, क्योंकि उसमें आपको समझने का कुछ नहीं है, तो उसमें आपको प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर आपका कवर करा देंगे। क्लियर, तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।